कभी सोचा है कि किसी भी देश को चलाने के जो नियम होते हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं? ज्यादातर देशों में ये नियम एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज में लिखे होते हैं जिसे हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो चलिए आज हम 3 बड़े और प्रभावशाली देशों ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के संविधानों को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इनके अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स इनकी सरकारों को एक शक्ल देते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए एक दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक नया देश डिजाइन करने का मौका मिले तो उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या होगा? असल में यही सवाल किसी भी संविधान की नींव होता है कि एक देश को चलाने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम आखिर हैं क्या। और यहीं से एक बड़ा आइडिया निकल कर आता है, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये सुनने में भारी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है कि देश किसी एक इंसान, चाहे वो राजा हो या तानाशाह, उसकी मनमर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि पहले से तय कानूनों के हिसाब से चलेगा। इसका बस एक ही मकसद है, सरकार की ताकत पर लगाम लगाना, ताकि वो बेगाम न हो जाए। और इसी बात को एक्सपर्ट कार्ल फ्रेडरिक ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि संविधानवाद पावर को डिवाइड करके, यानी बांटकर, सरकार के ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम बनाता है। सोचिए, अगर सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठी हो जाए तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा कितना बढ़ जाता है। इसीलिए पावर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन पाए। तो सवाल उठता है कि कोई देश अपनी ये नियम पुस्तिका यानी रूल बुक बनाता कैसे है? मोटे तौर पे 2 रास्ते होते हैं। या तो एक लिखित दस्तावेज तैयार किया जाए या फिर सदियों से चली आ रही परंपराओं पर ही भरोसा किया जाए। चलिए इन दोनों के बीच का बुनियादी फर्क समझते हैं। यहाँ हम इन दोनों मॉडल्स की सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है लिखित संविधान, जैसे अमेरिका, फ्रांस या भारत का। ये एक पक्की किताब की तरह है जिसमें सारे नियम, कायदे, कानून लिखे हुए हैं और यही देश का सबसे बड़ा कानून है। दूसरी तरफ है ब्रिटेन का अलिखित संविधान। ये कोई एक किताब नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपराओं, अदालती फैसलों और कानूनों का एक मिला-जुला रूप है। ये ज्यादा लचीला होता है और यहाँ संसद को ही सबसे ऊपर माना जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे 3 मेन केस स्टडीज पर। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। ये तीनों देश हमें दिखाते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कितने अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि इन तीनों मॉडलों में अल्टीमेट पावर है किसके पास? चलिए एक-एक करके पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। वहां जैसा कि हमने देखा, कोई एक लिखित संविधान नहीं है, इसलिए असली और आखिरी शक्ति संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, बदल सकती है और उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये सिद्धांत 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पक्का हुआ, जिसने राजा की ताकतों को कम करके संसद को सबसे ऊपर रख दिया। लेकिन अमेरिका और फ्रांस में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ एक लिखित दस्तावेज यानी उनका संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून है। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, यहाँ तक कि संसद भी संविधान से ऊपर नहीं है। हर किसी को संविधान के बनाए दायरे में रहकर ही काम करना होता है। ये अंतर सरकार चलाने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देता है। देखिए, ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री सब संसद का ही हिस्सा होते हैं और उन्हें संसद को जवाब देना ही पड़ता है। वहीं अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट को लोग सीधे चुनते हैं और वो या उनकी सरकार संसद के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होती। और फिर आता है फ्रांस का बड़ा ही दिलचस्प हाइब्रिड मॉडल। ये पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों सिस्टम्स का एक मिक्सचर है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच बंटी हुई है। प्रेसिडेंट को सीधे जनता चुनती है और उनके पास असली ताकत भी होती है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर नजर डालते हैं। इन देशों की रूल बुक्स को बदलना कितना आसान या कितना मुश्किल है, ये किसी भी संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो उसकी स्थिरता तय करता है। ब्रिटेन का संविधान फ्लेक्सिबल यानी लचीला माना जाता है। क्यों? क्योंकि संसद इसे किसी भी आम कानून की तरह ही एक सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है। इसके लिए किसी खास लंबी चौड़ी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इसके ठीक उलट अमेरिका और फ्रांस के संविधान रिजिड हैं, यानी कठोर। उन्हें बदलने के लिए एक खास और बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि संविधान में स्थिरता बनी रहे और उसे जल्दबाजी में या किसी के फायदे के लिए आसानी से बदला ना जा सके। आइए अमेरिका का उदाहरण देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में कितना मुश्किल है। किसी भी बदलाव के लिए पहले उसे कांग्रेस के 2/3 बहुमत से पास कराना होता है, और इतना ही नहीं, उसके बाद देश के 3/4 यानी 75% राज्यों को भी उसे मंजूरी देनी पड़ती है। ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इतना स्थायी और इतना जरूरी होने के बावजूद जो ओरिजिनल अमेरिकी संविधान था वो सिर्फ 18 पन्नों का एक छोटा सा दस्तावेज था। ये दिखाता है कि इसे बनाने वालों ने कितने कम शब्दों में कितने गहरे और दूर तक असर करने वाले नियम बनाए थे। अब जरा अमेरिका और फ्रांस के सिस्टम में कुछ ऐसे अनोखे ट्विस्ट्स को देखते हैं जो पावर के इस खेल को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अमेरिका में एक चीज है जिसे कहते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी, मतलब वहां की न्यायपालिका यानी जुडिशरी दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है। उसके पास जुडिशियल रिव्यू की अल्टीमेट पावर है, यानी अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो अदालत उस कानून को गैर संवैधानिक बताकर रद्द कर सकती है। फ्रांस का तरीका तो और भी अलग है। यहाँ आम अदालतें नहीं बल्कि एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जो ये जांचती है कि कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। और सबसे अनोखी बात यह है कि ये जांच कानून लागू होने से पहले ही कर ली जाती है। ये एक यूनिक फ्रेंच सिस्टम है जिसे बाद में रूस जैसे देशों ने भी अपनाया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन तीनों मॉडलों को देखने के बाद हम क्या कह सकते हैं? चलिए इसे समेटते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि संविधान का कोई एक परफेक्ट मॉडल नहीं होता। हर सिस्टम अपने देश के इतिहास, उसके संघर्षों और उसकी वैल्यूज का नतीजा होता है। ब्रिटेन का मॉडल परंपरा पर और संसद की ताकत पर टिका है। अमेरिकी मॉडल शक्तियों के साफ बंटवारे पर जोर देता है और फ्रांसीसी मॉडल स्थिरता लाने के लिए पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, इन तीनों में से कौन सा सिस्टम स्थिरता और वक्त के साथ बदलने की क्षमता के बीच सबसे अच्छा बैलेंस बनाता है? और किसी देश का अपनी शासन प्रणाली के लिए किया गया चुनाव उस देश के मूल्यों के बारे में हमें क्या बताता है?